हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक और नया इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पिछले सेशंस में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपका पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई एंड सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। एक और थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो आगे आने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको यूज उसका देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बच्चों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके से बेसिक रूल्स टाइप के हैं जो आगे जाके आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। इनको समझना, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत लाइटली ना लें, ढंग से फोकस करके याद करते हुए चलो, क्योंकि ये ही एक तरीके का आपका बेस का काम करेगा फॉर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्लियर है? तो शुरू करने जा रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हाँ या ना। चलिए देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब बात तो कर रहे हैं, अब होती क्या ये तो बताओ सर। ठीक है भाई, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा चेंज इन एनर्जी या हीट कंटेंट। एनर्जी मतलब एंथैल्पी के टर्म्स में बोल दिया। चेंज इन एंथैल्पी या हीट कंटेंट, वो अगर इसमें चेंज आता है, उसी चेंज को हम किस बेसिस पे बताएंगे, वो वाली बातें कर रहे हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी और हीट कंटेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसमें? जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके अंदर आप जब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे, तो उस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज और जो हीट कंटेंट का एक ही बात है, चाहे आप उसे चेंज इन एंथैल्पी बोलें, चाहे आप उसे चेंज इन हीट बोलें, उसका जो चेंज होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोली जाती है। तो सपोज करो जैसे कि ये कौन है? न्यूक्लियस। ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? ये क्या है? इसकी शेल्स हैं 1 2 3। ठीक है ना? अब आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे भाई, बिल्कुल बैठे होंगे, क्यों नहीं बैठे होंगे। ठीक है ना? इसमें भी इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, 1 2 कुछ भी एक्सेप्ट। क्लियर है? कोई एटम है ये नॉर्मली जो इसे मैंने बना दिया। अब ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है। कैसा एटम है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, आईजीए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर है? इसके अंदर ये मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाके अगर एंटर कराऊं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो हीट चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? डेल्टा एच। इसी को बच्चों सिंबल कहते हैं एंथैल्पी का। ये हीट चेंज या फिर एंथैल्पी में चेंज, ये होता है डेल्टा एच। तो इस प्रोसेस में जब एक आउटर मोस्ट मतलब जो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एंटर कराएं, तो वो प्रोसेस में जो हीट चेंज दिखता है, चाहे वो हमें देना नेगेटिव मिल रहा हो चाहे पॉजिटिव, हीट चेंज जैसा भी हो वो कंसीडर करेंगे। क्लियर है? जो प्रोसेस में हीट चेंज दिख रहा होता है, उसी हीट चेंज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। बट प्रोसेस क्या है? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे, उस पूरे प्रोसेस की जो हीट चेंज है वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन उठा ला उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो नहीं। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब एक बाहर से एक्सटर्नली एक हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं, तो उस प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, तो वो प्रोसेस में एनर्जी चेंज होता है, उसी एनर्जी चेंज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाई जाती है। सिंपल एज दैट। ठीक है ना? ध्यान से देखो, तो वही लिखा है चेंज इन एंथैल्पी और हीट कंटेंट कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर भेजेंगे, तो उस एनर्जी के चेंज को या उस हीट कंटेंट के चेंज को या उस एंथैल्पी चेंज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना? दूसरा नोट याद रखिएगा, एक जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ज्यादातर केसेस में ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है। मतलब प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। मतलब इस प्रोसेस में जब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो हीट लिबरेट होती है। डेल्टा एच का मतलब नेगेटिव होना एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच का पॉजिटिव होना एंडोथर्मिक हो रहा है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। क्लियर है? डेल्टा एच का मतलब नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच का अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। क्लियर है? हाँ या ना? असल में वैसे इसके रीजंस पूरे प्रॉपर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में दूंगा, बट अभी याद कर ले। एनर्जी का चेंज अगर नेगेटिव आए, मतलब
नेगेटिव कब आता है? क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? तो ये चेंज अगर नेगेटिव आए तो डेफिनेटली, ये चेंज अगर आपका नेगेटिव आए तो डेफिनेटली हीट लिबरेट हो रही होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही होगी। तो डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। तो यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी मिलती है? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जनरली, नॉर्मली जब हम बात करते हैं। क्लियर है? बट असल में किसी किसी केसेस में हमें ये वाली वैल्यू पॉजिटिव भी देखने को मिलती है। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये चाहे नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव। कब नेगेटिव कब पॉजिटिव वो लिख दिया है। अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है तो उस प्रोसेस में डेल्टा एच के साथ है नेगेटिव। अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उस केस में ये कैसा प्रोसेस आता है? पॉजिटिव। मतलब इस केस में तो एनर्जी लिबरेट होगी और इस केस में एनर्जी को आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी, या रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसमें रिएक्शन एमिट करेगी, इसमें रिएक्शन एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी। तो इस पूरी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और इस पूरी रिएक्शन में हीट कंज्यूम। कब? जब आइसोलेटेड गैसेस एटम अनस्टेबल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम स्टेबल है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सी कंडीशन है। जनरली पर हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। ज़्यादातर एटम्स की हमने निकाली है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी नेगेटिव निकल के आती है। मेरे ख्याल से वाले कंफर्म होगा। तो एटम की कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी असल में पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव। ओवरऑल जनरली जो हमने वैल्यूज निकाली उसके बेसिस पे हम लोग मान लेते हैं, मानते क्या है, जनरली यही देखा जाता है कि गेन एंथैल्पी ज़्यादातर एटम्स की नेगेटिव आ रही है, कुछ की पॉजिटिव आती है। अब किसकी पॉजिटिव आएगी? जिनके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टेबल की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब एक और बात सुनो, एक और नोट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि अभी मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, बट मेजर केसेस में हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं जनरली तो वो क्या नेगेटिव मिलती है। जैसा कि ऊपर रिएक्शन में लिख रहा था, क्या था, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनायन बना लिया। तो असल में अगर मैं इसे गेन एंथैल्पी की टर्म्स में मेंशन भी करता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट का नाम देता। तो अब वही लिखा हुआ है। अब चलो भाई, आपने एक एंटर करा दिया इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसेस एटम में, उसको आपने मान के लिख दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, लिख दी। अब उसको बोलोगे, अब फर्स्ट बोलेंगे। ऐसी जरूरी थोड़ी है कि मैं एक ही निकालूं। अगर और भी इलेक्ट्रॉन में एंटर करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकते हो। तो उस केस में हम उनको क्या कहेंगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट, दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सेकंड भी आएगी, तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो थर्ड भी आएगी फर्स्ट सेकंड के बाद। तो वही सीरीज यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे फर्स्ट गेन एंथैल्पी, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो सेकंड गेन एंथैल्पी, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो थर्ड गेन एंथैल्पी। तो उसी पे नोट है। क्या नोट है? ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। भले ही पहली वाली कैसी है, भले ही पहली वाली चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, जनरली हमें नेगेटिव मिलती है। भले ही पहली वाली गेन एंथैल्पी कैसी भी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, बट जो सक्सेसिव गेन एंथैल्पीज होती है वो हर केस में पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? जनरली वैसे भी हमें नेगेटिव मिलती है, अगर पॉजिटिव मिल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पहली पॉजिटिव है तो बाकी की तो होंगी। क्लियर है? अब पहली नेगेटिव है बाकी की पॉजिटिव है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, वही मैं बता रहा हूँ। सक्सेसिव गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। उन्हें कोई मतलब नहीं है फर्स्ट गेन एंथैल्पी से। सक्सेसिव वाली जो सेकंड थर्ड फोर्थ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। क्योंकि अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आइसोलेटेड एटम में नहीं एंटर कर रहा, वो असल में एनायन के अंदर एंटर कर रहा है। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करा के आपने एनायन बना चुके हो तो गेन एंथैल्पी फर्स्ट बोल दी। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन हो वो इस एटम में थोड़ी कर रहा होगा, वो इस एनायन में एंटर करता है। तो डेफिनेटली इसका चार्ज कैसा? नेगेटिव। इसका चार्ज कैसा? नेगेटिव।
दोनों क्या करेंगे, रिपेल। तो इनका रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको उसे आगे से अंदर बाहर से धक्का देना पड़ेगा, या आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई जा और एनाइन बना ले 2 नेगेटिव वाला। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे जो रिपल्शन होता है एटम और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच, इसी रिपल्शन की वजह से जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो वही लिखा है, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनाइन, देयरफॉर द एक्सिस इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है, सॉरी, देयरफॉर द एक्सिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन, जो पहले से इलेक्ट्रॉन आयन के अंदर बैठा हुआ है एक्स्ट्रा, जो हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो वही लिखा है, देयरफॉर द एक्सिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आयन रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन। असल में वो एटम की वजह से थोड़ी रिपल्शन आया किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन आप इसमें एंटर करा चुके हो, इसमें एंटर करा चुके हो, इस एनाइन बना दिया, तो यहाँ पे वो एक्सिस इलेक्ट्रॉन बैठा है, बिल्कुल बैठा है, वही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन शो करता है। Thus, as a result, energy is required to add, तो इसीलिए हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। सो वही लिखा है, thus as a result energy is required to add the electron in an anion, तो मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एनाइन के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो वही लिखा है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है अब वो एटम में एंटर नहीं करेगा, वो एक एनाइन में एंटर करेगा, और वो भी एनाइन ऐसे ही नहीं बैठा होगा हाथ पे हाथ धर के, उसके पास खुद के पास एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो एनाइन है। ठीक है, तो उसका जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन है वो और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पे चार्ज नेगेटिव, तो दोनों रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, किस काम के लिए, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इस एनाइन में ऐड कराने के लिए। तो इसीलिए वैल्यू ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव एंड द प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। इसी वजह से, इस रिपल्शन की वजह से ही जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाती है और ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक हो जाती हैं। तो वैसा कोई रीज़न नहीं है, बस सिंपल सी कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। पहले से ही आप जब बैठा रखे हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो जो दूसरा आएगा उसकी जगह लेने या उसके साथ अंदर एंटर करने, तो सीधी बात है मतभेद तो होते ही हैं, क्लियर है, लड़ाइयाँ होती ही हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ चाहिए होती है। यहाँ पे क्या है, वो एनर्जी है, तो उसी एनर्जी के चेंज को निकालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा अल्टीमेट, क्योंकि आप रिएक्शन में एनर्जी एंटर करा रहे हो, ना कि रिएक्शन से बाहर आ रही। एंटर कराने का मतलब एंडोथर्मिक, तो डेफिनेटली डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली डेल्टा एच पॉजिटिव निकल के आएगा। मेरे ख्याल से वाली बातें क्लियर होंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा असल में है क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, बेचारा सुख शांति से बैठा हुआ है, उसके अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराओगे, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, मतलब वो चाहता है, उसकी टेंडेंसी है हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे होते हैं 17 ग्रुप के मेंबर्स। 17 ग्रुप के मेंबर्स की कॉन्फ़िगरेशन हम अनस्टेबल मानने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसके जस्ट पड़ोसी होते हैं नोबल गैसेस। तो 17 ग्रुप के मेंबर्स में इतनी अनसर्टेनिटी होती है, वो इतने उत्साहित रहते हैं कि वो कहते हैं यार कैसे भी हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम नोबल गैस बन जाए, क्योंकि हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है। तो 17 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन इतनी अनस्टेबल मानते हैं हम लोग कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होना चाहता है वो नोबल गैस में। तो वही लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एलिमेंट जिनकी अनस्टेबल है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकते हैं, उनके केस में जो गेन एंथैल्पी निकल के आती है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव। वहीं पे अगर तुम नोबल गैस में कराओ तो नोबल गैस तो पहले से ही इनर्ट है, उसको क्या जरूरत है, बट फिर भी आप इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो उसके केस में आपकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव निकल के आएगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से वाली बातें सारी क्लियर होंगी बच्चों। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको मैं डिफरेंस के थ्रू समझाऊंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते पर करना नहीं चाहिए। हम लोग गेन एंथैल्पी और एफिनिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं पर करना नहीं चाहिए। मैं आपको डिफरेंस दूंगा तो आप लोग डिफरेंस याद रखना, बट असल में मतलब दोनों का वही होता है, असल में मतलब दोनों का वही होता है। क्लियर है? तो वही दिखा रहा हूँ। अब अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है पहले ये सुनो, केवल एक टेक्निकल टर्म है, नॉर्मली कोई एनर्जी से रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एफिनिटी का मतलब होता है बच्चों चाहत। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल एक जनरल टर्म है जो हम एटम्स के रिस्पेक्ट में यूज कर लेते हैं कि ये एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। क्लियर है? तो दो ही केस हो सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता है
तो पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं रखता तो नहीं बोलेंगे। तो दो ही कंडीशन होती है एफिनिटी। एक केवल जनरल टर्म है, एफिनिटी वर्ड है, जिससे हम बेसिस पे मानते हैं कि ये एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, और ये एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो एफिनिटी केवल एक जनरल टर्म है, बट जो एक्चुअल चीज है जो हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं, बट उसका कोई एनर्जी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो केवल अट्रैक्शन फोर्स को बताता है कि कोई एटम है उसके वो अट्रैक्शन फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए या नहीं कर रहा, उसमें कोई नेगेटिव का केस नहीं है, ठीक है ना। तो वही दिखा रहा हूं अब। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई मेजर वो नहीं होता काम, होती ये भी वही है, एफिनिटी गेन एंथैल्पी ही होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन एंथैल्पी ही है एक तरीके की, ठीक है ना। बट ये केवल एक जनरल टर्म है, इसका कोई एनर्जी से लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है एनर्जी चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसको अपने काम से काम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल एक जनरल टर्म है जो केवल ये बताता है कि क्या लिखा है, द अट्रैक्शन ऑफ एटम टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। केवल ये बताता है कि जिस एटम में आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो उसके पास उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, अट्रैक्शन है या नहीं। इसका एनर्जी से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बट बहुत सारी बुक्स में दिखा रखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी है, बट एक्चुअल में वो गेन एंथैल्पी होती है। एफिनिटी तो केवल एक मात्र जनरल टर्म है, एक मात्र जनरल टर्म है जो बताता है कि ये जो एटम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो उसके पास उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स पावर फील कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वही लिखा है। तो इट इज अ जनरल टर्म विच रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन ऑफ एटम टुवर्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। गेन एंथैल्पी की बात आती है। इट इज द जेनेटिक टर्म विच रिप्रेजेंट एनर्जेटिक टर्म। इट इज द एनर्जेटिक टर्म, मतलब जो जिसका एनर्जी से लेना देना है, जिसकी वैल्यू निकालेंगे हम एनर्जी के बेसिस पे। इट इज द एनर्जेटिक टर्म विच रिप्रेजेंट द चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक्चुअल में जो वैल्यू है, जो भी कुछ है, वो सब गेन एंथैल्पी है। क्लियर है? यही वो आइडियल चीज है या एनर्जी है जिसके बेसिस पे जब हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो उस टाइम पे जो चेंज आता है एनर्जी का, उसी को हम गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये केवल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है और ये केवल हम लोग बोलने के लिए यूज कर देते हैं कि ये एटम उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखता है या नहीं रखता, बस इतनी सी बात होती है। पर गेन एंथैल्पी एक क्या है? गेन एंथैल्पी बच्चों एक एनर्जेटिक टर्म है जिसमें हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफिनिटी केवल एक बोलने के लिए टर्म है, जनरल टर्म है, ठीक है ना। दूसरी बात आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल दो ही हो सकती है बच्चों, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। क्लियर? नहीं तो लोग बाग पढ़ा देते हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मैं तो नेगेटिव पढ़ाते ही नहीं हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, बट गेन एंथैल्पी के पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो। बच्चों ये तो एनर्जी का रिलेटेड टर्म है, तो डेल्टा एच के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, आपको पता ही है, पॉजिटिव होना एंडोथर्मिक और नेगेटिव होना एक्सोथर्मिक। तो इन शॉर्ट गेन एंथैल्पी भी तो एनर्जी चेंज है, तो ये भी तो केवल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। बट ये केवल एक जनरल टर्म है जो हम बोलने के लिए या उसका अट्रैक्शन फोर्स बताने के लिए कहते हैं। अगर किसी एटम के पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स है तो वो पॉजिटिव है उसकी एफिनिटी। अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो बोलते हैं, ना कि नेगेटिव। क्या बोलते हैं? जीरो। तो एफिनिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव या जीरो। बट एनर्जी है, चेंज है, गेन एंथैल्पी वो एनर्जी का चेंज है, इसलिए वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, आई मीन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। पर इसका पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक नहीं है, ये केवल एफिनिटी के लिए पॉजिटिविटी और जीरो। या तो एफिनिटी है, हाँ यस के लिए तो पॉजिटिव दिखा रहा है, नो के लिए जीरो। एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, किसी एटम के पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में रहती है, और किसी एटम की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं है तो हम जीरो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीरो। कोई नेगेटिव का केस नहीं होता है एफिनिटी में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, असल में है दोनों एक ही, है दोनों एक ही। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से ये भी रिश्ता रख रहा है, ये भी, क्योंकि असल में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कब आएगा, एंटर करेगा, जब एटम के पास एफिनिटी होगी। ऐसे थोड़ी है कि हर एटम में आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा दोगे, तो वही अल्टीमेटली इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं। नोट सुनिए एफिनिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इज जीरो। तो बच्चों जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है कॉन्फिगरेशन पे, ये भी करता है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या है, 0। क्यों? एफिनिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है या 0। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्कली मेटल्स सुन लो, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनाइन बनाते हैं नहीं, या नोबल गैसेस कभी ना एनाइन बनाती है ना कैटाइन, तो नोबल गैसेस कभी एनाइन बनाती है नहीं, तो डेफिनेटली जब ये लोग बनाते ही नहीं है एनाइन तो इनके पास एफिनिटी नहीं होगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर नोबल गैसेस एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है, क्या हो जाएगी, 0। दूसरी बात, बिकॉज रीजन क्या है, दे हैव लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या रीजन है, क्योंकि नोबल गैसेस और एल्कलाइन अर्थ मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी वाली मैंने बात ही नहीं करी है, केवल ये बोला इनके पास टेंडेंसी नहीं होती इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, गेन एंथैल्पी 0 नहीं बोल रहा, एफिनिटी बोल रहा हूँ। क्लियर है। दूसरा रीजन और लिख दिया कि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हम ये भी मान सकते हैं नोबल गैस के लिए स्पेशली है ये कि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो अब गेन एंथैल्पी जब हमने देखी नोबल गैसेस और एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो वो हमें मिली पॉजिटिव, वो 0 नहीं मिली, क्या मिली, वो पॉजिटिव मिली। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने में हमें ज़बरदस्ती एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी तो टेंडेंसी है ही नहीं एनाइन बनाने की, और आप ज़बरदस्ती काम कराओगे तो डांट फटकार तो लगानी पड़ेगी। तो इस केस में जो डांट फटकार है वो क्या है, एक्स्ट्रा जो आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी वही रीजन चिपका दिया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एलिमेंट सेम है तो एफिनिटी की बात करेंगे तो वो तो 0 बोल दी, पर गेन एंथैल्पी बोलेंगे वो पॉजिटिव, क्योंकि ये एक एनर्जी वाला टर्म है, इसीलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव। बट ये एक केवल जनरल टर्म है जो बताता है एफिनिटी है या नहीं है, तो पॉजिटिव, नहीं है तो 0, खत्म बात। बट गेन एंथैल्पी एक एनर्जेटिक टर्म है जिसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है और इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, तो ये हमें पॉजिटिव में मिलती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी का चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इनकी, क्या होती है, स्टेबल। और किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर से इलेक्ट्रॉन छेड़ोगे आप, एंटर कराओगे, तो डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं किस रेस्पेक्ट में, एनाइन को फॉर्म करने के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। तो इन दोनों के पास ही एनाइन फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसीलिए इनकी एफिनिटी तो 0 हो गई पर गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। दैट्स इट, इतनी सी बात थी गेन एंथैल्पी के लिए। क्लियर है। अब ऐसी हैलोजेंस में बात करें, हैलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पॉजिटिव, मान लेते हैं। बट बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव बोल रखा है, असल में वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। क्लियर है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और 0 होती है बच्चों, आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ आपको मैं, बट बुक्स में लिखा है, बहुत जगह लिखा है गलत गलत। क्लियर है, हाँ या ना। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली बात सही है, क्योंकि उन्होंने गेन एंथैल्पी और एफिनिटी को पहले ही इनिशियली बता के चल दिया कि सेम चीज़ है वो, ठीक है ना। बट ध्यान रखें, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हैलोजेंस पॉजिटिव रहती है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। बट यही अगर हम एनर्जी का चेंज निकालेंगे उस प्रोसेस में, तो मेरे ख्याल से हैलोजन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बहुत जल्दी नोबल गैस बनाएगा, और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, बल्कि उल्टी रिएक्शन से एनर्जी बाहर एमिट होती है। खुश हो जाता है एटम की, आहा एक इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया, जाओ एनर्जी लेके जाओ, तुम रिटर्न गिफ्ट के तौर पे क्या लेके जाओ, एनर्जी। तो इन शॉर्ट ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी होती है एनाइन बनाने की, इन शॉर्ट उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होंगी, पॉजिटिव। वहीं पे अगर उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो कैसी होंगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुश हो जाएंगे, याद करने के लिए बता रहा हूँ, खुश हो जाएंगे और रिटर्न गिफ्ट में एनर्जी लिबरेट कर देंगे, और एनर्जी लिबरेट होना मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वहीं पे कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे नोबल गैसेस हो गई, आपके एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, टिपिकल मेटल्स हो गए, उनकी टेंडेंसी नहीं होती है एनाइन बनाने की, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, पॉजिटिव मत बोलना, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। बट वहीं पे अगर उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाली जाए तो वो आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट्स इट, ये था डिफरेंस एफिनिटी और गेन एंथैल्पी में। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट में देखना, हमसे कभी कभी पूछता है रिलेशनशिप आयनाइजेशन एनर्जी और गेन एंथैल्पी का, बहुत बार आया हुआ है ये वाला पॉइंट, इस पे से बहुत कंफ्यूज करता है वो बच्चों को।
वो पूछता है सीधा सीधा रिलेशन बता दो हमें गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन में। कोई रिलेशन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखो जरा, दो रिएक्शन लिखता हूँ। आइसोलेटेड आइटम है, इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, एनायन बना दिया, एनर्जी नेगेटिव एक्सोथर्मिक मान ली मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना तो पढ़ा लिखा हूँ मैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, एनायन बन गया, एनर्जी मैंने नेगेटिव लिख दिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेफिनेटली कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? एक्स की। किसकी है? एक्स, क्योंकि किस में एंटर करा रहे हो? एक्स में एंटर करा रहे हो, तो वो लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स। चलो अब मैंने होशियारी करी, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया। एनायन ने एटम बनाया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल लूज कर सकता है एनायन। अब मेरे ख्याल से जब भी कोई स्पीशी एनायन लूज करती है तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसकी मैंने डेल्टा एच निकाली। अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेफिनेटली अगर ऑपोजिट करूंगा मैं तो रिएक्शन के लिए डेल्टा एच भी ऑपोजिट हो जाता है बच्चों, साइन में केवल, मैग्नीट्यूड में नहीं, केवल साइन में। इस रिएक्शन को मैंने ऑपोजिट करके लिखा है तो डेफिनेट इसकी एनर्जी जो मैग्नीट्यूड इसका होगा सेम मैग्नीट्यूड इसका होगा, बस ये फर्क है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। और मेरे ख्याल से जब भी कोई स्पीशी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसे हम आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं और उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट अब ये वाली वैल्यू आप मेंशन करना कि है किसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी है? एक्स नेगेटिव के लिए। किसके लिए? एक्स नेगेटिव के लिए, एनायन के लिए। किसके लिए? एनायन के लिए। तो वही लिखा है। तो अब बात आती है भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है? बिल्कुल सेम है वैल्यू, डेल्टा एच 1 बराबर डेल्टा एच 2, क्योंकि सेम रिएक्शन है, बस ऑपोजिट करके लिखा है। बस इतना फर्क है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, बस इतना फर्क है। कितना फर्क है? एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा अगर नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होगा। क्लियर है? उल्टी बात बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये और ये है क्या? डेल्टा H1 क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? एक्स के लिए। अब ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? एक्स नेगेटिव की। एक्स की मत बोल देना, मर जाओगे। एक्स नेगेटिव की है, ना कि एक्स की। तो रिलेशन तो होता है इन दोनों में, बट इस टाइप का रिलेशन होता है कि अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए गेन एंथैल्पी बोल रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की। किसके? उसके एनायन की। उसके एनायन की। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एनायन एक्स नेगेटिव इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पेरेंट एटम। तो एक लाइन बना दी मैंने इंपॉर्टेंट सी, ये ध्यान रखना। क्या? कि किसी एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी उसके पेरेंट एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होती है। प्रूफ भी करके दिखा दिया। क्लियर है? किसी एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी उसके पेरेंट एटम की, आइसोलेटेड पेरेंट गैसेस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, सिंबल में नहीं कह रहा, मैग्नीट्यूड में कह रहा हूं। क्लियर है? अगर ये एंडोथर्मिक है तो डेफिनेटली इसकी गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली इसकी रिएक्शन जो गेन एंथैल्पी वाली है वो एंडोथर्मिक आती। तो साइन ऑपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं। तो रिलेशन वही निकाला है मैंने। क्या? गेन एंथैल्पी ऑफ या आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू द गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड गेन एंथैल्पी। सेम एक्स के लिए नहीं होती, एक्स नेगेटिव और एक्स में बीच में रिलेशन निकाला जाता है, एक एनायन और उसके पेरेंट एटम के लिए होती है। अगर इसका रिलेशन आता है तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी एनायन की किसके बराबर होगी? पेरेंट एटम के गेन एंथैल्पी के बराबर। इतनी सी बात थी, खत्म बात। और रिएक्शन भी लिखिए, प्रूफ भी करके दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें आपको कंप्लीट होंगी, समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चों ने ढंग से सुना होगा, समझ में भी आया होगा, अगर नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ तो। क्लियर है? तो नहीं बनाए हैं तो एक बार रिपीट करके सुनो वीडियो, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर कॉपी में लिखो, पर नोट्स जरूर बनाए, तभी कुछ मतलब है, नहीं तो ऐसे अंधेरे में तीर चलाने से कोई मतलब नहीं है। चलाते रहो, निशाने पे कभी जाएगा ही नहीं। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो। डेफिनेटली यही होगा, पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ा दिया, क्या निकल गया, क्या किया हमने, टाइम वेस्ट के अलावा। बट ये काम या ये गलतियां आप ना करें, ठीक है ना? तो बच्चों इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एक और नया सेशन बनाऊंगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे गेन एंथैल्पी पे ही करेंगे। उसमें अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
एंड वेरिएशन उस गेन एंथैल्पी के किसमें, पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज। क्लियर है? तो अगले सेशन में मैं यही बातें डिस्कस करने जाऊंगा आपके साथ कि इस गेन एंथैल्पी में कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, और दूसरा कि अगर हम इसको ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज देखें इसके वेरिएशंस तो किस तरीके से दिखते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा सब बच्चों को। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई बच्चों तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सब बच्चे प्लीज सब्सक्राइब करें। क्लियर है? बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों, हम लोगों को मजा आता है और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने में और अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाने में। हमें भी लगता है हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगले सेशन में मैं आपके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।